ठीक है, ये यहाँ पर हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। आखिरी फंक्शन जो हम पढ़ने लगे वो है डिटॉक्सिफिकेशन। बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन में कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा था कि आपने खुद भी पढ़नी है। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन में बेसिकली 2-3 ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हमारे फूड से आ सकते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड आ जाता है, पिक्रिक एसिड आ जाता है, हमारे फैट्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट्स। फॉर एग्जांपल, आप जो आपका ड्राई मिल्क होता है, ये जो चाय में डालते हैं ड्राई मिल्क, ये चीज़ें, फिर इसी तरीके से आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो आपके पेन किलर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट आप जो है बल्कि आपका जो कैफ़ीन होती है जो चाय के साथ आती है वो, फिर उसके साथ आप जो है जो आपकी ये निकोटीन आती है लिवर वो लंग्स के ज़रिए, सिगरेट के ज़रिए निकोटीन। ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ उन कंपाउंड्स की जिनको डिटॉक्सिफ़ाई किया जाता है। पेन किलर्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है? फिर इसी तरीके से डिफरेंट तरह की मेडिसिन्स और भी हैं, ठीक है? फिर वैक्सीन्स, समटाइम वैक्सीन्स को भी ये जो है वो रिमूव कर देता है। फिर इसी तरीके से जो भी कंपाउंड बॉडी से एक्स्ट्रा फ़ील होता है, तो ये जितने भी कंपाउंड हमारी बॉडी से गायब होते हैं ना, जिनका भी असर ख़त्म होता है, और ड्रग्स ड्रग्स जैसे हेरोइन है, जैसे मैरिजुआना है, जैसे ओपियम है, ये सारी की सारी जो होती हैं, ये ड्रग्स होती हैं। इनको भी फिर अल्कोहल, इनको नलिफ़ाई करने का जो है, ये किसके पास होता है? ये तमाम नलिफ़ाई होती हैं लिवर में जाके, ठीक है? तो लिवर जो है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर लिवर ख़राब हो जाता है तो हमारी बॉडी के बहुत से टॉक्सिन्स जो हैं, वो डिटॉक्सिफ़ाई नहीं होते। अब यहाँ पर जो है वो इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है अल्कोहल का। इसी तरीके से एक चीज़ और भी है, और वो है स्पाइसेस। आपके अगर कोई स्पाइसेस अगर एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ तो, अव्वल तो स्पाइसेस आमतौर पर एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होते। लेकिन अगर एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ तो उनको भी नलिफ़ाई किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है अल्कोहल का। अल्कोहल जो है उसको लिवर फ़ौरी तौर पर ये एंज़ाइम यूज़ करते हुए डिटॉक्सिफ़ाई कर देती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कोई कंज़्यूम करता है अल्कोहल को, तो क्या होता है कि ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एसिटल्डिहाइड के बाद एक और कंपाउंड बनता है, और एसिटल्डिहाइड के बाद एक और कंपाउंड बनता है, और ये जो एसिटल्डिहाइड के बाद जो कंपाउंड बनता है, ये बेसिकली हमें वो सिचुएशन देता है जिसको हम हैंगओवर कहते हैं, यानी नशा हो जाना, ठीक है? एसिटल्डिहाइड के बाद एक कंपाउंड वो भी लिवर में ही बनता है। फिर इसी तरीके से अल्कोहल जो है वो क्या है कि स्टमक में एसिड सिक्रीशन करवाती है, आपके स्टमक में एसिडिटी करवा देती है। और ये एसिडिटी जो है ये अगर प्रोलॉन्ग हो तो ये अल्सर्स का बायस बन जाती है। और फिर इसी तरीके से अगर लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल दी जाए तो ये लिवर को डेड करने का बायस बनती है, जिसकी वज़ह से लिवर बड़ा हो जाता है, जिसको आप सिरोसिस कहते हैं। जब लिवर सेल डेड होते हैं तो लिवर अपने फंक्शन को बहाल करने के लिए अपना साइज़ बड़ा कर देता है। जब साइज़ बड़ा करता है तो उसको सिरोसिस कहते हैं, ठीक है? तो लिवर सिरोसिस का शिकार हो जाता है अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़म्पशन में। प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल अब्यूज़ कहा जाता है इसको, कि आप ऐसा यूज़ करते हैं ज ज व्हिच इज़ जस्ट लाइक एन अब्यूज़ टू योरसेल्फ, ठीक है? तो इस तरह का आप यूज़ जो है इसके ऊपर करना शुरू कर देते हैं। तो सिरोसिस जो है वो हो जाता है इससे, और लिवर जो है वो ख़ासा डैमेज हो जाता है। इट कैन सब्सिक्वेंटली लीड टू डेथ। तो ये इस लिहाज से लिवर जो है इसकी खराबी वो काफ़ी खौफनाक नताइज का बायस बनती है। मैं जो है ना वो निकालता हूँ, 1 मिनट, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको असल में। मैं ना आपको वो सब्सटेंस बताता हूँ। एसिटल्डिहाइड ही हैंगओवर जो है वो करता है। एसिटल्डिहाइड ही हैंगओवर करता है। ये वाली पिक्चर मैं ढूँढना चाह रहा था, वो पहली ही पिक्चर मुझे मिल गई। वो आपको वाज़े तौर पर बताता है कि सबसे पहले जो एसिटल्डिहाइड होती है, इस इमेज को हम कर लेते हैं सेव, और इसी को जी रीड करते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने ये इमेज देखी थी, और यही इमेज जो है ये मैं अब आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा, अ, लिवर साइज बड़ा करता है तो उससे बाकी ऑर्गन्स पे जो साथ होते हैं इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपना लिवर साइज। देखिए बाकी ऑर्गन्स में ये ब्लड को इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है?
सबसे ज़्यादा ब्लड को इफेक्ट करता है, और ब्लड को इफेक्ट करने की वजह से जो है ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मसला करता है, आपके हार्ट बीट में भी मसला करता है, ब्लड शुगर का भी इशू आता है। तो ये तमाम काम जो है इसकी वजह से होते हैं। शुगर भी इसी अच्छा शुगर होती है इसकी वजह से, वो मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये देखें, यहाँ पर ये वो दिखा रहा है आपको, ये लिखा हुआ है एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है यहाँ पर। दिस वर्ड इज एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये एसिटल्डिहाइड जो है, दिस एक्चुअली कॉजेज व्हाट वी कॉल एज सब्सटेंस ऑफ हैंगओवर। अब ये देखिए एसिटेट ऑन एवरेज, यहाँ पर जो है वो एसिटल्डिहाइड ये लिखा हुआ है, produced by the breakdown of alcohol has toxic effect that could cause hangover symptoms, ठीक है। ये आपके हैंगओवर कॉज करेगा। एसिटल्डिहाइड कंसंट्रेशन डजंट सिग्निफिकेंटली कोरिलेट विद हैंगओवर सिवियरिटी। फिर उसके बाद वो कहता है कि इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अल्कोहल जो है वो आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा वाटर को ले जाने का बायस बनता है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और उसके साथ साथ हैंगओवर सिम्टम्स जो हैं वो भी अल्कोहल की वजह से, ज़ाहिर सी बात है वो तो पहली बात हो गई हमारी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस जो हैं वो होती हैं, और आपके किडनीज जवाब दे जाती हैं। किडनीज क्यों जवाब दे जाती है? क्योंकि आपकी किडनी को इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक तो इसका इफेक्ट जो है ना वो सेलुलर ब्रेकडाउन है। ये जो एसिटल्डिहाइड है ना, ये कंपाउंड ये बड़ा डेंजरस है, और ये हमारे बॉडी के अंदर सेल डेथ कॉज कर सकता है। तो आपका जो किडनी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होती है एसिटल्डिहाइड की वजह से। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से डेंजरस होता है। जी, अब यहाँ पर आप देखें अगर गूगल पे जो लिखा हुआ था, दोबारा अगर हम देखें यहाँ से तो वो साफ वाज़ेह तौर पर कहता है कि एसिटल्डिहाइड कंट्रीब्यूट्स टू द सिम्पटम्स ऑफ हैंगओवर, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ होंगी, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, ये तो खैर रिसर्च पेपर है, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एसिटल्डिहाइड, तो ये जो कंपाउंड है ये बड़ा डेंजरस होता है। जी बेटा, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। और एक और आती है, मतलब कि कुछ लोगों का देखा है, जैसे वो उनका ब्लड थिक होता है तो उसका भी कोई लिवर से ताल्लुक होता है। ब्लड थिक होने का ताल्लुक लिवर से हो सकता है बट नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न और भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, उस इन्फेक्शन के नतीजे में आपका ब्लड थिक हो जाता है। और वो इतना थिक हो जाता है, बाद औक़ात क्लॉटिंग हो जाती है। जैसे कोरोना में इस तरह के केसेस देखने में आए हैं कि क्लॉटिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और आपके बॉडी को बजाय हेल्प होने के एक जो है वो एक अच्छे खासे टॉर्मेंट से गुजरना पड़ता है, एक अच्छे खासे टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो भी होती है। फिर इसी तरीके से जो है वो शुगर शुगर की वजह से ब्लड ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। जस्ट लाइक दैट आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए हों, फिब्रिनोजेन ज़्यादा हो गए हों। फिब्रिनोजेन क्योंकि लिवर में बनता है, लिहाज़ा हो सकता है कि लिवर के ख़राब होने की वजह से फिब्रिनोजेन जो है वो ज़्यादा बन रहे हों। फिर सिगरेट सिगरेट जो है वो आपका ब्लड थिक करती है। शुगर आपका ब्लड थिक करती है, ठीक है? तो बहुत सी रीज़न्स होती हैं ब्लड थिक होने की वजह होने की। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है ये मैटर्स की जो बुक है, इससे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपने इसकी समरी देख लेनी है, एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप बेटा ये जो काम है ना आपका, ये जो आप चैप्टर्स के एंड पे एक्सरसाइजेज हैं ये ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ पर खुदा ना खास्ता आपको चीज़ों को जो है वो रॉट मेथड की ज़रूरत नहीं है कि आप खुदा ना खास्ता इसको रट्टा लगाने लगें। जस्ट कंसीडर दी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज ही सम टाइम आपको काफ़ी हो जाएगी ये समझने में कि वो क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आ सकता है, ठीक है। सो आपने फॉलो करना है एक्सरसाइज को, और साथ साथ आपके जो पास्ट पेपर्स हैं उनको।
अगला टेस्ट जो है वो मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी कि मैं टफ बनाऊं और इस तरह का टेस्ट बनाऊं कि वो आपने पहले ना पढ़ा हो, क्योंकि अभी तक तो जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपके पास रेड स्पॉट में भी मौजूद है और उस तरह के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लेकिन मैं उससे चेंज करूंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपने जो है वो अब अपनी तैयारी जो है वो अच्छी रखनी है और मैं इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर जो है वापस आते हैं, आपकी जो ये बुक है नेक्स्ट फिल ब्रैडफील्ड की। फिल ब्रैडफील्ड में जाने से पहले आपको एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर और बताता हूँ। हमने पढ़े थे कंपाउंड्स, हमने कंपाउंड्स पढ़े थे, स्पेशली लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हमने पढ़े थे। ठीक है, और ये सारे कंपाउंड जब हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कि इन तमाम कंपाउंड्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और इन बायोमोलिक्यूल्स का एक्चुअली मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनको हम जो है वो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। उसमें हमने कुछ मखसूस पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए थे, प्रोटीन्स पढ़ी थी, फिर इसी तरीके से फैट्स पढ़े थे, फिर इसी तरह मैंने आपको वाटर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन एक और बायोमोलिक्यूल है जिसका हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा और वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर ये सिमिलर टू इंजाइम एक्शन करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे कंपाउंड होते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के रिएक्शंस में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ में एंजाइम्स के अलावा विटामिन्स की भी ज़रूरत है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपकी बॉडी में जो है वो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होने हैं, उन रिएक्शंस में भी एंजाइम्स की ज़रूरत है। ठीक है, और साथ साथ विटामिन्स की भी ज़रूरत है। तो ये विटामिन, एक बात मेरी याद रखिए कि विटामिन एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which cannot be which cannot be made in inside ह्यूमन बॉडी, हम अपनी बॉडी में नहीं बना सकते। तो फिर हम इसको कहाँ से लेते हैं बेटा? हम इसको अपनी खुराक से लेते हैं, बाय आवर न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल वी टेक दीज कंपाउंड्स फ्रॉम द प्लांट्स। ये वो कंपाउंड्स हैं हमने प्लांट से लेने होते हैं, तो इस वजह से हम जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनकी हमारी डाइट में। डाइट का जो ताल्लुक है वो विटामिन्स के साथ बहुत ज़्यादा है और उसमें आपने बहुत से विटामिन सुने होंगे। फॉर एग्जांपल विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी तो बहुत ज़्यादा है, बी कॉम्प्लेक्स है, बी 12 है, बी फला है, बी 7 है, बी 9 है। ठीक है, तो विटामिन सी, ठीक है, ये आपने देखा हुआ, विटामिन ए, ये सारे के सारे आपने जो हैं वो, विटामिन ई भी होते हैं। ठीक है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तमाम जो विटामिन है ये आपने देखे हुए हैं और ये तमाम विटामिन आपकी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस में हेल्प आउट करते हैं। और ये एंजाइम से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंजाइम जैसा फंक्शन तो करते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं होते, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि दीज आर नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स। विटामिन ए, जितने भी विटामिन जो हैं वो होते हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो एंजाइम से मिलता जुलता होता है। तो उसके लिहाज से हमें एक स्टैंडर्ड अमाउंट की हर वक्त ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी के अंदर। स्टैंडर्ड अमाउंट या स्टैंडर्ड डेली अमाउंट जो है वो हमें चाहिए होती है, जिसको आप SDA कहते हैं, स्टैंडर्ड डेली अमाउंट। यहाँ पर शायद मेंशन हो, ये सॉरी, RDA, रिकमेंडेड डेली अमाउंट। ठीक है, ये SDA नहीं, ये RDA है, रिकमेंडेड डेली अमाउंट। ये लाजमी होती है और ये आपके फूड में किसी ना किसी हद तक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने रोजमर्रा के फूड में दो एंजाइम्स कंसिडर कर लें, एक है विटामिन सी और एक है विटामिन डी। दोनों के फूड सोर्सेज मौजूद हैं,
दोनों के फूड सोर्सेज मौजूद हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इनको फूड से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिएगा, विटामिन सी जो है वो हमारी हेल्प करता है हमारे वुंड्स के हील होने में, ठीक है। और हमें ये तकरीबन जो है वो रोज चाहिए होता है 60 मिलीग्राम पर डे। 60 मिलीग्राम हमें पर डे चाहिए होता है। और ये फिब्रस होता है, सेल्स को बाइंड करके रखता है, सीमेंट की तरह वर्किंग करता है। हमारे जो गम्स होते हैं वो इसकी कमी की वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। और हमारे जख्म, अच्छा, विटामिन सी जो है वो वुंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। वुंड हीलिंग, अगर वुंड हीलिंग जो है, ये देखिए स्कर्वी एक डिजीज होती है जिसमें वुंड ठीक तरह हील नहीं होते, क्यों? क्योंकि विटामिन सी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ विटामिन डी है। जो विटामिन डी है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी में किसी न किसी हद तक बन जाता है, और ये हमें इसी वजह से ऑलमोस्ट 5 मिलीग्राम, 5 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। ये जो आपको यहाँ पर ये साइन है, इसका मतलब है माइक्रो। 5 माइक्रोग्राम हमें डेली चाहिए होता है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है ये हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बोन्स की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, बोन्स आर ग्रोइंग, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन डी जो है उसके बारे में अब तो ये आ रहा है कि ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम के लिए, किडनी के लिए और डिफरेंट तरह के बॉडी फंक्शंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी जो है उसके सप्लीमेंट्स लेने में कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है। फिर इसी तरीके से ऑयली है, फिश है, मिल्क है, एग्स हैं, उनमें आपको विटामिन डी जो है मिल जाता है। फिर सनलाइट के जरिए भी मिल जाता है, लेकिन सनलाइट में बहुत ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप उस सनलाइट में बैठें जिसकी शिद्दत कम हो, ठीक है। वो सनलाइट जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है उसमें यूवी रेज हो सकती हैं जो कि उल्टा हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जी बेटा, तो सवाल है तो बताइए। अच्छा, विटामिन डी जो होता है वो उससे तक कैल्शियम को भी अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जी, ये जो ये अभी इसने यही बात की है यहाँ पे, अगले टॉपिक में वो यही बात कर रहा है। होता कुछ यूं है कि जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम ने जब आपके ब्लड में आना होता है ना, तो कैल्शियम को आपके ब्लड में लाने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर आप खाना खाते हैं, आप बोन के बजाय आप इसमें ब्लड की बात करें। जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद आपका जो कैल्शियम होता है खाने के अंदर, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उस लार्ज इंटेस्टाइन से कैल्शियम को कैरी करने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर एक और अभी मैंने एक ऑर्गन का नाम लिया, विच इज़ नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वहां से आप इसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम आपके यूरिन में लॉस्ट हो सकता है। तो उस यूरिन में लॉस से बचाने के लिए आप किडनी से भी वापस लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम यूरिन में जा रहा होता है, यूरिन से लूज होने जा रहा होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, विटामिन डी की हेल्प से आप उसको किडनी से भी वापस ले लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। तो ये विटामिन डी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, इसका अल्टीमेटली मतलब ये होगा कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हो, मतलब कि अगर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, मतलब कि गोलियां होती हैं, तो अब आप विटामिन डी नहीं लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। उसमें यह है कि अगर आपका विटामिन डी ठीक है लेकिन आपके फूड में कैल्शियम नहीं आ रहा, देन जस्ट टेक कैल्शियम। हाँ, अगर आपका विटामिन डी खराब है, कैल्शियम आपका सोर्स ठीक है, जैसे चीज में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, जरूर खाया करें, ठीक है। आपकी चीज बहुत अच्छा, चीज इज अ वेरी हेल्दी फूड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, छोटे मोटे फैट्स उसमें होते हैं, इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। पिज्जा खाने को नहीं कह रहा मैं मैं सिर्फ चीज खाने को कह रहा हूँ। सो चीज जो है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, वो जरूर खाया करें। दूध भी कैल्शियम का ठीक सोर्स है, बट वो इतना बहुत ज्यादा मतलब सोल सोर्स नहीं है कि आप कोई, ये कोई ऐसा सोर्स हो कि आप जो है वो सिर्फ दूध से ही कैल्शियम ले सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। दूध भी है, मतलब आप यूँ कह लीजिए कि ये नंबर वन सोर्स नहीं है, लेकिन दूध भी है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बहुत अच्छे सोर्स है फूड कैल्शियम के। कैल्शियम ले लें। अगर विटामिन डी ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारा विटामिन डी ठीक होता है, कैल्शियम नहीं ठीक होता। ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यही चीज़ वो आपके इस आर्टिकल में, ये बात आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि वो मिनरल्स को अलग से मेंशन कर रहा है, ये भी आपके फूड कंपोनेंट में शामिल है। जो आपका ओ लेवल की बुक है उसमें
जो 2-4 कमियां हैं मेटर्स वाली बुक में, उनमें से एक ये है कि वहां पर मिनरल्स मेंशन नहीं हुए। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स आपके जो है वो सोडियम के होते हैं, ठीक है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम मिनरल्स होते हैं, जिंक मिनरल होता है, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं। फॉस्फोरस मिनरल होता है, ठीक है, ये देखिए सारे मेंशन हुए हुए हैं। इनको मिनरल सॉल्ट्स कहते हैं। ये आपको बहुत ही थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो आयरन, सच्ची आयरन मैं बताना भूल गया, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि आयरन को हमारी बॉडी सेव कर लेती है, और अगर आयरन कम हो जाए तो हमारी बॉडी में एक डिजीज होती है जिसको आप कहते हैं एनीमिया, ठीक है। एनीमिया, ये दो वर्ड हैं, एनीमिया। एन है लैक, और ईमिया का वर्ड यूज होता है ब्लड के लिए। आमतौर पर ब्लड डिसऑर्डर जो भी होता है, थैलेसीमिया, ठीक है, ये उसके ईमिया जो है ये आमतौर पर ब्लड डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। तो आयरन जो है वो भी बहुत जरूरी है। ये डिफरेंट है, मतलब ये कि ये जो आर्टिकल है ये आपकी बुक में अगर मिसिंग है तो उसको आप बेशक यहाँ से पढ़ लें, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। जी बेटा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो डाइट एनर्जी इनटेक है। आपने एक काम करना है अपना, आपने काम ये करना है कि आपने ये टॉपिक खुद पढ़ना है, डाइट एनर्जी इनटेक का, ठीक है। आपको ठीक। इसीलिए मैं इसका बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपने कंप्लीटली खुद पढ़ना है, जो जो चीज़ें इसमें नजर समझ नहीं आएंगी। एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस टेबल। हो सकता है कि आपका कोई एमसीक्यू इसमें से आ जाए, ठीक है। बट ये कोई इतनी बहुत ऐसी चीज है नहीं कि मैं ये आपको कहूँ कि इसी में से आएगा, लेकिन इट इज पॉसिबल। मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का जो है ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट वाला वो आप खुद पढ़ेंगे। अच्छा, ये भी ठीक दो है। वर्ड्स हैं, मेल न्यूट्रिशन दो वर्ड्स हैं, ठीक है। मेल जो है ये होता है एबनॉर्मल, ठीक है। मेल जहां भी आएगा, अब उसमें बाज़ अगर आपने वर्ड पढ़ा होगा मेल फंक्शनिंग, कोई चीज मेल फंक्शन कर गई, गाड़ी की कोई चीज मेल फंक्शनिंग कर गई, कंप्यूटर की कोई चीज, रैम इज मेल फंक्शनिंग, ठीक है, माउस इज मेल फंक्शन, द राउटर इज मेल फंक्शन, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन, आपके जो फूड के जितने कंपोनेंट्स हैं उनमें आपने एबनॉर्मल डाइट ली हो। अब ये एबनॉर्मल डाइट दोनों तरह की हो सकती है, इसमें लैक ऑफ फूड भी हो सकता है, इसमें एक्स्ट्रा फूड भी हो सकता है, दोनों मेल न्यूट्रिशन है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि हम आम तौर पर मेल न्यूट्रिशन के नाम पे वो वाली डाइट पढ़ते हैं जो हमेशा किसी ना किसी कंपोनेंट में कम होती है, विच इज अ बिट रॉन्ग अप्रोच। मैं समझता हूं कि अगर आप मेल न्यूट्रिशन को प्रॉपरली समझते हैं, देन यू मस्ट कीप इन माइंड दैट द मेल न्यूट्रिशन एक्चुअली मीन्स whether you take extra food, extra components in your food, or you take some less components. For example, आप कहते हैं जी आपने जो है वो खानी नहीं है, आपने कैल्शियम सोर्स आप लेने से इनकारी हो गए, तो वो भी मेल फंक्शनिंग है, ठीक है। और फिर आप दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपने जनाब फैट सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिए, गोश्त बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दी हैं, वो भी मेल न्यूट्रिशन। दोनों तरह की चीज़ मेल न्यूट्रिशन होती है, बट यहाँ पर जो है वो द मोस्ट ऑब्वियस काइंड जो इन्होंने लिखी हुई है वो है लैक ऑफ फूड, ठीक है। ये देखिए, ये उसमें मेरी वाली बात लिखी हुई है, पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम इनफ फूड इज मेल नरिश्ड, बट अ person who eats too much food or someone who does not eat the right proportion of different types of food, तो इसका मतलब है हैविंग अ पुअर डाइट। मेल न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है। सो सबसे पहले इस चीज को क्लियर करना जरूरी होता है। अब आगे देखिए, वो आपको डिफरेंट तरह से दिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे। अब ये बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी कीटो डाइट के चक्कर में और अपना वेट लूज करने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट्स कट ऑफ कर देते हैं। ये चीज इंतहाई डेंजरस है, कार्बोहाइड्रेट्स कट ऑफ नहीं करने चाहिए, ठीक है। हाँ, वो कार्बोहाइड्रेट्स लें जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप बर्गर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ना लें, पिज्ज़ा का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ना लें, शावरमों का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ना लें,
ठीक है। रोटी का कार्बोहाइड्रेट ना लें, जो कार्बोहाइड्रेट आपको सब्जियों और फलों से मिल रहा है वो ले लें। सब्जियों और फलों से जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है दैट इज हेल्दी, क्योंकि उसके साथ विटामिन भी आते हैं। विटामिन बड़े अच्छे रहते हैं अगर आप फूड के साथ साथ आपके उसमें आ रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर लो हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का जो जो बॉडी है वो मेल नरिश्ड हो जाती है। फिर स्टारवेशन है। स्टारवेशन जो है वो आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म स्टारवेशन ऐसी नहीं है कि आपने एक दिन की स्टारवेशन कर लिया तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, नहीं। स्टारवेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो कोई ऐसी ऐसा काम करते हैं कि जब आप 2-2 3-3 दिन भूखा रहते हैं फाकों से। बेसिकली स्टारवेशन का यहाँ मतलब फाके हैं, ठीक है। तो वो फाके जो हैं वो हमारी बॉडी की वीकनेस की तरफ ले जाते हैं, हमारी बॉडी खुद को खाना शुरू कर देती है, कंज्यूम करना शुरू कर देती है, ईट करना शुरू कर देती है। सो इट वुड बी अ मेल नरिशमेंट। फिर इसी तरीके से वो क्या कहता है, द जनरल नैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिजल्ट इन मसल प्रोटीन हैविंग टू बी मेटाबोलाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म और पीईएम। अगर आप खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी आपके मसल्स को खाना शुरू कर देगी, और ये बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे जब माँ दूध छुड़वाती है बच्चे का, तब ये बहुत ज़्यादा होता है। तब बच्चे को अगर प्रॉपर डाइट ना दी जाए तो ये बड़ा ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी के मसल खाना शुरू कर देती है प्रोटीन, और ये जो है ये बड़ी ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है। फिर क्वेशरकर क्वेशरकर हो जाती है, ठीक है। क्वेशरकर में क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, इट इज कॉज टिश्यू फ्लूइड कलेक्टिंग इन द एब्डोमेन। बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है और बॉडी बिला वजह जो है वो फूल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए जनरल वीकनेस हो जाती है, डैमेज टू स्किन एंड स्वॉलन लिवर। ये सारा कुछ क्वेशरकर में होता है। तो ये तो इसमें होता है ना, अगर अगर से मिनरल ज्यादा हो जाए फिर होता है ये। होता असल में ये है कि आपकी बॉडी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब हो जाते हैं, तो मिनरल्स के साथ साथ आप पानी बहुत पीते हैं तो वाटर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट वाटर बिकम्स स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है ना, तब आपकी बॉडी में जो है वो यूँ कह लीजिए पफी हो जाती है बॉडी। ये जो उसने ऑस्मोटिक प्रेशर का है ना यहाँ पर, द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम इज दैट इज consequence ऑफ टू फ्यू न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कम हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो बॉडी पफी हो जाती है और मोटापा दिखाई देता है, लेकिन वो असल में वो मोटापा नहीं होता, बल्कि वो कुछ और ही चीज़ है जो कि आपके जिसको आप क्वेशरकर के नाम से जानते हैं, और बॉडी बिला वजह स्वेल कर जाती है। फिर एक तो और चीज़ है ओबेसिटी। जी बताइए। अगर अगर वाटर ना हो तो हमने पढ़ा था मिनरल्स तो वैसे ये वाटर के साथ होने से होता है, मतलब अगर खाली मिनरल्स होते हैं तो वो तो कर लेते होते हैं, जैसे मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स तो चेंज हो जाते होते हैं, स्टोर हो जाते होते हैं। एक बात मेरी याद रखिए बेटा, बहुत गौर से, जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ ये हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम फैमिली, सिर्फ ये हैं। बाकी तमाम कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है। ये मिनरल्स नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स तो जरूर हैं, ये मिनरल्स नहीं है, ये बात मेरी याद रखिए। न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल हमारे फूड की कंपोजिशन के को कहते हैं, और जो मिनरल्स हैं वो ये सोडियम कैल्शियम पोटेशियम वगैरह होते हैं। ये ठीक है। चीज़ हम बाकी कल डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इसको ना ख़त्म करेंगे बस। अब कल के बाद ये चैप्टर जो है ना ये किसी सूरत कंटिन्यू नहीं करना, बहुत ज़्यादा देर हो गई इस चैप्टर को। ठीक मुझे पता नहीं लगा मेरी अगली क्लास स्टार्ट हो गई। बेटा वो पढ़ के आइएगा, ठीक है, वो जो बैलेंस डाइट ठीक वाला है। है। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।